वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 18 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है विश्वव्यापी शासन संकेतक के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्रेडिट रेटेड एजेंसियों द्वारा रेटिंग मूल्यांकन में विश्व बैंक के विश्वव्यापी शासन संकेतक के उपयोग पर चिंता जताई है। तो अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। विश्वव्यापी शासन संकेतक के बारे में, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना, ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसे 215 देशों और उनके क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसमें यह शासन 6 आयामों पर आधारित होता है। इसमें आवाज़ और जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा का अभाव, सरकारी प्रभावशीलता, विनियामक गुणवत्ता, कानून का शासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ये 6 संकेतक इस 6 संकेतक शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को देशों और समय के साथ शासन की धारणाओं में व्यापक पैटर्न का आकलन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हीं के आधार पर ये सूचकांक निकाला जाता है। विश्व बैंक 30 से अधिक थिंक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वसनीय माने जाने वाली जो निजी फर्में होती हैं उनका डेटा उपयोग करती है इस मतलब इंडेक्स में। इस विश्वव्यापी शासन संकेतक संकलित इसके करता है। WGI को 1999 में विश्व बैंक के 2 शोधकर्ताओं डैनियल कॉफमैन और आर्ट क्रे द्वारा इसे विकसित किया गया था। इसका डेटा प्रत्येक वर्ष सितंबर में अद्यतित किया जाता है। देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में मुख्य तथ्य। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले जो विकासशील देश होते हैं उनकी सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऋण और अनुदान देता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF के साथ की गई थी। विश्व बैंक समूह में शामिल कुछ अन्य समूह है। इसमें पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यह ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह विश्व बैंक के साथ में ही इनका सबका निर्माण हुआ था। यह कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये निजी कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों का विरुद्ध सुनिश्चित करती है। निवेश विवादों से निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यह निवेशकों और देशों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करता है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ वेस्टी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक मुत्तुसामी पिल्लई द्वारा लिखित तमिल में कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ वेस्टी, जिसे वीर मामुनिवर के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पहली जीवनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ वेस्टी के बारे में। तो ये एक इतालवी जेसुइट मिशनरी और तमिल विद्वान थे। इन्हें वीर मामुनिवर के नाम से भी जाना जाता था। ये 1700 में गोवा पहुँचे। इन्होंने संस्कृत, तेलुगु और तमिल का भी परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया और इन भाषाओं का विशेषकर तमिल में ये निपुण हो गए। इनकी रचनाएं थेम्बवानी, सथुराकर्थी और अन्य तमिल में उनकी विद्वता को दर्शाती हैं। इन्हें थाइरिया नाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता था और इनके अनुवाद में वीर मामुनिवर लिखा गया है। चंदा साहेब जो कर्नाटक के नवाब थे, इनसे दोस्ती इनकी थी। तो चंदा साहेब ने तिरुचि जिले में कोल्लीडम के उत्तर में वीर मामुनिवर को 4 गांव बोकालुर, मालबाब, अरासुर और नुल्लूर उपहार में दिए थे। उन्होंने इन्हें दीवान के कार्यालय 1740 तक तिरुचि में भी नियुक्त किया, दीवान मतलब के पद पर। उन्होंने इन्हें स्मृति सन्यासी उपनाम भी दिया, जो एक धार्मिक भक्त के रूप में इनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। और इन्हें उनकी दादा द्वारा उपयोग की जाने वाली पालकी भेंट की। वीर मामुनिवर भले ही राज्य के मामलों में लगे हुए थे, मगर इन्होंने हिंदू विज्ञान का अध्ययन जारी रखा और कई उपयोगी कार्यों को संपादित किया। इन्होंने तिरुकुलर, नलदियार,
शिवाका, चिंतामणि व अन्य प्रसिद्ध हिंदू कार्यों की गहराई से इनका अध्ययन किया। हमारा अगला आर्टिकल है नारियल विकास बोर्ड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो अभी हाल ही में नारियल विकास बोर्ड ने किसानों को नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए हेलो नारियल या नारियल के पेड़ों के मित्र कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है। तो तभी चर्चा में है। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना उत्पादकता वृद्धि और उत्पादन विविधीकरण पर ध्यान देने के लिए के साथ में देश में नारियल उत्पाद और उनका उपयोग एकीकृत विकास के लिए की गई थी। इस बोर्ड को 12 जनवरी 1981 को यह अस्तित्व में आया था। ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कृषि एवं किसान कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्य करता है, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु के चेन्नई और असम के गुवाहाटी में और बिहार के पटना में है। इसके कार्य क्या है? तो नारियल के विकास के लिए उपाय अपनाना, नारियल की खेती और उद्योग में लगे लोगों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, नारियल के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र है उसका विस्तार हेतु वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना, नारियल और उनके उत्पादों को प्रसंस्करण के लिए आधुनिक जो प्रौद्योगिकी होती है उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और नारियल और उसके उत्पादों के लिए प्रोत्साहन मूल्य प्राप्त करने के उपाय को अपनाना, और नारियल और उसके उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना, आयात और निर्यात विनियमन के लिए उपायों की सिफारिश करना, और नारियल के उत्पादों के लिए जो ग्रिड विशेषताओं और उनके मानक तय करना आदि विकास बोर्ड के कार्य हैं। हेलो नारियल क्या है? तो हेलो नारियल ये केरल में एक कॉल सेंटर है जो कोच्चि के बोर्ड में के मुख्यालय से कार्य करता है। इस पहल से नारियल उत्पादकों को लाभ होगा और बोर्ड से संबंधित इकाई कार्यालयों के माध्यम से पारंपरिक नारियल उत्पादक राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक अपनी सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। इसमें नारियल की खेती से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित जिलों में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होंगी, जिसमें नारियल के पेड़ पर चढ़ना, पौधों की सुरक्षा, कटाई, बीज अखरोट की खरीद और नर्सरी प्रबंधन आदि शामिल होंगे। हमारा अगला आर्टिकल है लियोनिद उल्कापात के बारे में। तो ये इस तरह से उल्कापात होते हैं। भारत में दुनिया भर की कई स्काई वॉचर्स एक लौकिक उपहार लियोनिद उल्का बौछार के लिए तैयार हैं, जो पहले ही 6 नवंबर से चल रहा है। 17 से 18 नवंबर 2023 के ऊषा पूर्व के घंटों में अपने चरम पर यह पहुंचने के लिए तैयार है। मतलब अपने चरम पर 17-18 नवंबर पहुंचा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये धूमकेतु टेम्पल टटल द्वारा छोड़ी गई धूल और मलबे के कारण होता है। ये सामान्यतः नवंबर के मध्य में ही अपने चरम पर पहुंचता है। उल्कापात को सिंह तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, जहां से उल्काएं निकलती हैं और निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यह टेम्पल टटल धूमकेतु की 33 वर्षों के नियमित अंतराल पर सूर्य का चक्कर लगाता है, और यह धूमकेतु जब यह धूमकेतु के पास से गुजरता है तो ये गर्म हो जाता है और ये एक टन पदार्थ छोड़ता है, जिससे चारों ओर धूल और गैस से घना बादल बन जाता है। ये बादल धूमकेतु की परिधि का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी नवंबर के मध्य में टेम्पल टटल की कक्षा में को पार करती है और कुछ मामलों में धूमकेतु के धूल के बादल का अनुभव करती है। जब ऐसा होता है तो धूल के कण तेज गति से लगभग 70 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और आग पकड़ लेते हैं, जिससे आकाश में प्रकाश की चमकदार धारियां बन जाती हैं। इसे उल्का पिंड या लियोनिड उल्का पिंड के रूप में देखा जा सकता है। लियोनिड कभी कभी उल्का तूफान पैदा करने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसा कि उल्काओं से अधिक प्रवाह से वर्णित होता है। हमारा अगला आर्टिकल है इक्विटी फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी एक हालिया अध्ययन के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान सक्रिय इक्विटी फंडों में फंड प्रबंधकों के पास लगभग 74,000 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रवाह देखा गया है, और दूसरी ओर निष्क्रिय इक्विटी फंडों में 9,000 करोड़ रुपए का प्रवाह देखा गया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं इक्विटी फंड क्या है। तो इक्विटी फंड एक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से स्टॉक में निवेश करता है, और इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से इंडेक्स फंड प्रबंधित किया जा सकता है। इक्विटी फंड को स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है। स्टॉक म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से कंपनी के आकार, पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स में निवेश शैली और भूगोल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।
इक्विटी फंड क्या होता है? तो इस फंड में फंड मैनेजर अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदने और उसको रखने या बेचने और स्टॉक चयन लेने में, निर्णय लेने में सक्रिय होता है। ये फंड पेशेवरों, फंड मैनेजरों पर निर्भर करता है जो निवेश प्रबंधन करते हैं। सक्रिय फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं और प्रबंध करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और शैलियों को अपनाते हैं। उसमें बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में बेहतर रिटर्न होने की उम्मीद होती है। फंड में जोखिम और रिटर्न की अपनाई गई रणनीति का पर निर्भर करेगा। पैसिव इक्विटी फंड क्या है? तो ये फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं जो किसी बताए गए सूचकांक बेंचमार्क की नकल करता है। निष्क्रिय फंड में स्टॉक चयन में फंड मैनेजर का निष्क्रिय भूमिका होती है। इसमें खरीदने या रखने या बेचने के निर्णय बेंचमार्क इंडेक्स द्वारा संचालित होते हैं और फंड मैनेजर या डीलर को न्यूनतम ट्रैकिंग त्रुटि के साथ इसे दोहराने की आवश्यकता होती है। हमारा अगला आर्टिकल है MSCI सूचकांक के बारे में। ये महत्वपूर्ण विकास बैंक में वैश्विक सूचकांक प्रदाता MSCI ने अपने MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 9 शेयरों को शामिल करने की घोषणा की है, जो 30 नवंबर 2023 को समाप्त से प्रभावी होगी। मतलब MSCI सूचकांक के बारे में, तो इसका स्वामित्व बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास है। यह निवेश एक निवेश अनुसंधान फर्म है जो संस्थागत निवेशकों और हेज फंडों को स्टॉक इंडेक्स, पोर्टफोलियो जोखिम और प्रदर्शन विश्लेषण और शासन उपकरण को प्रदान करती है। यह वैश्विक निवेश समुदाय के लिए स्टॉक इंडेक्स और सेवाओं सहित महत्वपूर्ण निर्णय समर्थन टूल का भी अग्रणी प्रदाता है। MSCI सूचकांक ये बेंचमार्क मिसफिट से बचते हुए सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण तरीके से पोर्टफोलियो निर्माण और निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे पोर्टफोलियो में 1,60,000 से अधिक सूचकांक हैं। इसके पोर्टफोलियो में मतलब 1,60,000 से अधिक सूचकांक हैं। MSCI के पास देशों, क्षेत्रों और उभरते बाजारों, विकसित बाजारों और स्मॉल कैप, सभी कैप और यहाँ तक कि इस्लामिक इंडेक्स के लिए भी सूचकांक हैं। ये अपने इक्विटी इंडेक्स के लिए ऐसे शेयरों का चयन करता है जिनका कारोबार आसानी से किया जा सकता है, जिसमें उच्च तरलता होती है और साथ ही उच्च फ्री फ्लोट वाली कंपनियों को अधिक वेटेज मिलता है। यह उन शेयरों को प्राथमिकता देता है जिसमें सक्रिय निवेशक भागीदारी होती है और मालिक प्रबंधन के बिना होते हैं। MSCI इंडिया इंडेक्स के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसे भारतीय बाजार के बड़े और मध्य कैंपों खंडों के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। 113 घंटों के साथ सूचकांक भारतीय इक्विटी जगत के लगभग 85% को कवर करता है। यह सूचकांक की त्रैमासिक समीक्षा इसकी की जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है मंगल सौर संयोजन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह मंगल ग्रह पर सौर संयोजन के कारण लाल ग्रह, इसको मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं, इस पर उसकी परिक्रमा करने वाले अपने रोबोटिक जांच बेड़े को कमांड भेजना बंद कर देगा। तभी ये चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं मंगल सौर संयोजन के बारे में। तो ये एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच में होगा। जो सूर्य है, ये सन है, और ये पृथ्वी है और ये मंगल है, इसके बीच में अगर होगा तो ऐसी घटना होती है। ऐसा हर 2 साल में एक बार होता है। इस दौरान सूर्य अपने कोरोना से गर्म आयनित गैस को बाहर निकालता है। यह पृथ्वी से मंगल ग्रह पर भेजे गए रेडियो सिग्नलों को भ्रष्ट कर दे सकता है। साथ ही इसे मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान से अप्रत्याशित व्यवहार भी हो सकता है इससे, और यह वर्ष के 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में ये पड़ सकता है। मतलब मंगल ग्रह के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा आकार का द्रव्यमान से और दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, और आकार के या द्रव्यमान में ये उसके हिसाब से 7वां ग्रह है। ये रात में के समय आकाश में समय समय पर दिखाई देने वाली लाल रंग की वस्तु है। ग्रह के 2 चंद्रमा, फोबोस जिसे ग्रीक में डर और डेमोस, इसको आतंक बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इसका वातावरण बहुत पतला है
और ये मंगल ग्रह जिस चमकीले जंग वाले रंग के लिए जाना जाता है वह इसके रेजोलिथ में लौह समृद्ध खनिजों के कारण है। इसकी सतह को ढकने वाली जो ढीली धूल और चट्टान ये है। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनियमन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज को संचालित करने के लिए हाथ मिलाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल स्वास्थ्य दावा मंच है। ये स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य बीमा और पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच दावों से संबंधित जानकारी को आदान प्रदान के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। इसे इंटरऑपरेबल और मशीन पठनीय, ऑडिएबल और सत्यापन योग्य बनाने के साथ ही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आदान प्रदान की गई जानकारी सटीक और भरोसेमंद है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए एक जिम्मेदार और शीर्ष निकाय है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के लिए उसके तहत रणनीति के तहत डिजाइन करने और तकनीकी बुनियादी ढांचों के निर्माण और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है जो 2018 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा था। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ये पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड की द्वारा शासित होता है। इसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ करता है, जो भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी होता है जो इसके मामलों का प्रबंधन करता है। सीईओ गवर्निंग बोर्ड का पूर्व कार्यालय सचिव है। राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा सोसाइटी ट्रस्ट के रूप में राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की गई है। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास मित्र शक्ति एक्सरसाइज करा गया है, तो तभी इस चर्चा में इसको देखते हैं। तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। इसको 16 से 29 नवंबर 2023 तक ये पुणे में एक जगह है, इसमें यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में देखते हैं। तो ये भारत और श्रीलंकाई सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष अभ्यास का ये 9वां संस्करण है और इसमें 120 कर्मियों की भारतीय टुकड़ी प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और श्रीलंकाई वायुसेना के कार्मिक भी भाग ले रहे हैं, जो 9वें मित्र शक्ति अभ्यास को दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय और द्विसेवा अभ्यास बनाता है। अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से पूरा अभ्यास करना है। इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान जो संयुक्त प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना शामिल है। इसके अलावा आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग भी अभ्यास पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें हेलीकॉप्टरों के अलावा ड्रोन और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों की ड्रिल भी शामिल है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान हेलीपैडों को सुरक्षित करने और हताहतों को निकालने के अभ्यासों का भी दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से अभ्यास किया जाएगा। सामूहिक प्रयासों का ध्यान शांति अभियानों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के हितों और एजेंटों के सबसे आगे रखते हुए सैनिकों के बीच अंतर संचालनीयता के उन्नत स्तर को प्राप्त करने और जीवन और संपत्ति के जोखिम को कम करने पर होगा। ये अभ्यास दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देगा। हमारा अगला आर्टिकल है योगिनिया के बारे में। तो ये इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के तहत अभी योगिनी, चामुंडा और गोमुखी की 2 मूर्तियां यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लाई गई हैं। इन्हें लोखरी, ये उत्तर प्रदेश और कि इसमें 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। योगिनियाँ पूजा की तांत्रिक पद्धति से संबंधित शक्तिशाली देवियों का एक समूह है। इन देवियों की 64 के समूह के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास अनंत शक्तियाँ हैं। 64 योगिनियों की 64 कलाओं
रक्तिबंध, भैरव, नायिका और मनुष्य की भावनाओं से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध योगिनी मंदिर में उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर परिसर आदि शामिल हैं। अब देख लेते हैं माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में। तो अभी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से उसमें फटा है, उद्गार हुआ है, इसमें शुरू हो गया है। तो ये माउंट एटना ये यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है और यह दुनिया का सबसे सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो भी है। स्ट्रेटोवोल्केनो अपेक्षाकृत खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी होता है और शील्ड ज्वालामुखियों की तुलना में ये अधिक शंक्वाकार होता है। मतलब इस तरह से ये अधिक शंक्वाकार होता है, इस तरह से होता है, लंबा शंक्वाकार ज़्यादा। इससे चिपचिपा लावा निकलता है जो आसानी से प्रवाहित नहीं होता। ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। तो ये भूपरिपटी पर वह छिद्र या दरार होती है जिसके माध्यम से सैल पदार्थ या सैल के टुकड़े, राख, वाष्प और तथा अन्य जो गर्म गैसें जो धीरे धीरे अथवा तेजी से उद्गार के समय निकलते हैं। ज्वालामुखी धरातल पर और समुद्र दोनों जगह पर स्थित हो सकते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में घोड़े की नाल के आकार की एक पट्टी है। रिंग ऑफ फायर इस तरह से कुछ पट्टी है, ये ऐसे करके रिंग ऑफ फायर को बोलते हैं प्रशांत महासागर में। इसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं और इस क्षेत्र में कई बार भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र को परिप्रशांत मेखला भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के 4 प्रकार होते हैं। इसमें सिंडर शंकु, मिश्रित या स्ट्रेटोवोल्केनोस या शील्ड ज्वालामुखी और लावा डोम, ये 4 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।